बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 64 मुलाहिज़ा फरमाएं। हाँ, ये वही मज़लूम था, वही किस्मत का मारा था, जिसकी निगाह ने किसी को चाहने की खमाकत की थी, जिसके दिल ने किसी को अपने अंदर बसाया था और बाकी हर शय को बाहर निकाल दिया था। हाँ, ये वही था जिसने पूरी ज़िंदगी एक लम्हे की ख़ता पर कुर्बान करने की ठानी हुई थी। वो शानी को नज़र आने लगा था। आज वो जनाना की बजाय मर्दाना लिबास में था। उसके गले में रस्सी थी, उसकी कमीज लीरो लीर थी, उसकी शलवार को जैसे कई कुत्तों ने एक साथ भुंबोड़ा था। उसके लंबे बाल उसकी रेशमी दाढ़ी में कहीं उलझे हुए थे। हुजूम में जो लोग सबसे आगे थे वो यकीनन ताऊ, शाम, चौधरी, कादरे वगैरह के कारिंदे ही होंगे। उनके हाथों में कोकों वाली चमकीली लाठियां, बंदूकें और कुल्हाड़ियां साफ दिखाई दे रही थीं। वो बज़ाहिर लोगों को उसे मारने से रोक रहे थे कि वो जख्म रुस्तम को जानी से ना मार डालें। रुस्तम को मज़ार के सामने चौबारे में ऊंधे मुंह गिरा दिया गया था। वो गर्द में अट गया और खाक का हिस्सा नजर आने लगा था। पुरजोश लोग उसे धकेलने के लिए दक्कम पेल करने लगे, एक दूसरे पर गिरने लगे। चौधरियों के नीली पगड़ियों वाले खरकारे उन्हें लाठियों से धकेल कर पीछे हटा रहे थे। एक शख्स ने रुस्तम के गले में से रस्सी का फंदा निकाल दिया। बेले की सारी आवाज़ें धीरे धीरे खामोश हो गई थी। इन आवाज़ों में एक नई तरह का शोर गालिब आ गया था। पुरजोश लोगों का शोर था। फिर लाउड स्पीकर पर एक भारी आवाज़ उभरी। किसी ने तकरीर करने वाले लहजे में कहा, देखने वाले देख लें, बुरे का अंजाम बुरा होता है। ये जो पाटा पुराना कुत्ता आपके सामने मट्टी में लुबड़ा यानी लुथड़ा पड़ा है, यह कल का रुस्तम सयाल था, जो माँ बहन को बहन नहीं समझता था, जो बंदे को कीड़े की तरह मारता था, जिसकी आंख में सूअर का बाल और जिसकी गर्दन में लोहे का सरिया था। आइए मौत को तरस रहा है, देखने वाले देख लें। मजमे में से किसी ने रुस्तम के सर पर ठोकर मारी और पूछा, चौधरी जी, ये पकड़ा कैसे गया? जवाब मिला, खुशी की बात है कि इस बैन बदमाश को जंजीरें डालने का सवाब हमारे पिंड के हिस्से में आया है। ये हराम ज़्यादा अपने 2 चमचों के साथ मौलवी हशमत के घर के कमाद के खेत में छुपा हुआ था। पक्की बात है कि ये तीनों रात पड़ने का इंतजार कर रहे थे। किसी लंबी वारदात का प्रोग्राम था इन कुत्तों का। सबसे पहले मुख्तारा आराई ने इसे देखा। उसने मिंबर मजीद को खबर दी। उसके बाद चौधरी उशाम के जीदार जवानों ने अचानक अल्लाह बोलकर इसे छाप लिया। इसके साथ ही भागने में कामयाब हो गए, पर उम्मीद है कि वो भी फड़े जाएंगे। बहुत सी मिली जुली आवाज़ें सुनाई देने लगी। कोई समझ में नहीं आ रहा था कि कोई पुलिस को बुलाने का कह रहा था, कोई कह रहा था कि इसका मुंह काला करो और गधे पर बिठाकर पिंड का चक्कर लगवाओ। किसी का ख्याल था कि इसे गली में रस्सी डालकर गलियों में घसीटा जाए। ज़ाहिर ये मशवरे देने वालों में नारपुर चौधरियों के कारिंदे पेश थे। ये सारा ड्रामा उन्हीं के स्टेज का किया हुआ था। इसी दौरान में चंद हट्टे कट्टे पुलिस वाले भी इस बेपनाह हुजूम में नजर आने लगे। नारपुर के खूबरू जवान चौधरी ने माइक हाथ में लिया और गला फाड़ कर चिल्लाया, ये हमारे बुजुर्गों का कातिल है। इसने हवेली को आग लगाई, इसने हमारी नस्ल को खत्म करना चाहा। इसकी सजा तो यह है कि इसी जगह, इसी मिट्टी पर जिंदा जिंदा इसकी खाल उतार दी जाए और फिर इसके टोटे कर दिए जाए। पर हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे। हाँ, ऐसा करने से हम पहले इसे जरूर मजा चखाएंगे, हम मजा चखाएंगे। बहुत सी आवाजें एक साथ बुलंद हुई। हुजूम में फिर से दक्कम पेल होने लगी। पुलिस वाले इस दक्कम पेल में गुम होते दिखाई दिए। नौजवान चौधरी लाल पीला होकर और ललकार कर बोला, बा कातरा, डालो इस कुत्ते के गले में रस्सी और पूरे पिंड में घसीटो इस कुत्ते के तुखम को। आइंदा किसी का रुस्तम सियाल बनने की जुरात न हो। अगर इसके फिर वो अपनी बात अधूरी छोड़कर किसी शख्स पर धाड़ा और पीछे हटो, पीछे हटो। कोई पानी ना पिलाए इस खंजीर को, कोई ना पिलाए। एकदम शोरो गुल बढ़ने लगा। शानी ने देखा लोग गलियों में थे, छतों पर थे और खिड़कियों में थे। नैना, नायका, कोचवान, सदीक, बादशाह, जबरू सब चौबारे की अधखुली खिड़कियों से चिमटे हुए थे और ये ड्रामाई मंजिर देख रहे थे। और वो ये इस खूनी ड्रामे की जिम्मेदार थी, वो भी दम बखुद देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने अभी अभी रुस्तम के पिस्तौल से गोलियां निकाली हैं, जैसे अभी अभी उसे बेरहम हालात के सुपुर्द किया है। फिर उसने देखा सुर्ख चमकीले कपड़ों वाला कादरा आगे बढ़ा और उसने रस्सी फिर से रुस्तम के गले में डाल दी। ये क़यामत के लम्हे थे, ये अशर की घड़ियां थी। शानी महसूस कर रही थी कि वह ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक हो गई है। 2 ताकतें थी जो उसे बेपनाह कुव्वत से अपनी अपनी तरफ खींच रही थी। एक ताकत कह रही थी, शानी तू अब भी आगे ना बढ़ी तो फिर कब बढ़ेगी? अब भी तेरा दिल मोम ना हुआ तो फिर कब होगा? वो तेरे लिए मर रहा है, एड़ियां रगड़ रगड़ कर, सिसक सिसक कर, भूखा प्यासा बेयारो मददगार, तेरे लिए तरसा हुआ और अपने ही लहू में डूबा हुआ। अगर तू अब भी बस देखती रही तो क्या कभी तू अपने आप को कभी माफ कर सकेगी? और क्या मरने के बाद तेरी रूह सुकून पा सकेगी? जवाब नफी में था। जवाब ये था कि अब भी बस तमाशाई बनकर ना रह जा,
अगर कुछ और नहीं कर सकती तो चल फिर खुद भी तमाशा बन जा, निकल जा इस चार दीवारी से और इस कश्ती में सवार हो जा जिस पर वो तेरा दीवाना सवार है। डूब जा उसके साथ, उसके हाथों में हाथ देकर मर जा। यही राय मोहब्बत में बेबस हो जाने वालों का वतीरा रहा है। दूसरी ताकत कह रही थी, शानी जहां जहर के इतने प्याले पिए हैं, या आखिरी प्याला भी दिल कड़ा करके पी जा। अगर तू इस चार दीवारी से निकली तो तेरे साथ ही तेरे खानदान, तेरे बुजुर्गों की इज्जत का जनाजा भी निकल जाएगा। जो बात आज तक बस एक कियास रही है, ठोस हकीकत बन जाएगी। दुनिया पर साबित हो जाएगा क्या वड्डी आपा की देख बेटी चौधरी इरशाद की धी रानी एक डाकू कातिल से प्यार करती थी। उससे मामला था उसका। हजारों नुकीली उंगलियां रंग वाली की तरफ उठ जाएंगी, बेशुमार जहरीली निगाहें तेरे प्यारों का जीना खराब कर देंगी। तो दुनिया ही की नहीं, उन सब की गुनाहगार ठहरेगी जो अब भी चुपके चुपके तेरी सलामती, तेरी इज्जत की दुआएं मांगते हैं। और ये सब करके भी तू क्या कर लेगी? इस बदनसीब को तो तू फिर भी ना बचा सकेगी। पी ले ये जहर का आखिरी प्याला भी, अपने सामने और अपने माँ बाप की रूहों के सामने सुरखरू हो जा। ताकतें खींच रही थी, दबाव बेपनाह था, लम्हे बड़े महदूद थे। शानी को लगा जैसे इसकी हंसी मिट जाएगी। वो दो तरफा खिंचाव से रेजा रेजा होकर कटोली गांव की इस नीम तारीख फजा में बिखर जाएगी। और फिर वो वाकई बिखर गई, फूट उठ गई, हार गई। वो मोहब्बत व हमदर्दी का मोज़ोर जज्बा किसी तूफानी लहर की तरह इसके अंदर से उठा और हर मसलत व अंदेशे को तिनके की तरह बहा कर ले गया। इस लहर की बेपनाह ताकत के सामने चट्टान सिफ्त शानी ने खुद को संगरेजी की तरह बेहकीकत पाया। इसे कुछ पता नहीं चला वो कब कमरे से निकली, कब सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। इसे पहला झटका तब लगा जब वो 19 से जायद सीढ़ियां तय कर चुकी थी। इसे पीछे से पकड़ने वाला बादशाह था। उसने शानी को एक जोरदार झटका दिया। क्या करती हो? दिमाग खराब हो गया है? वो लोग टोटे कर देंगे तुम्हारे, खुदा के लिए छोड़ दो। शानी कराई। उसी ने अपना जिस्म झटका तो बादशाह जो गैर मुतवाजन खड़ा था लड़खड़ा कर रह गया। शानी की आस्तीनें फटी और वो बादशाह की गिरफ्त से निकल गई। लेकिन इसी दौरान में ऊपर से नैना ने मुलाजिम को आवाज दी, इक्की इसे रोको, ये बाहर ना निकले। अकेले जिस्म की इक्की ने शानी के सामने आना चाहा, मगर मुंह जोर हवाएं ऐसे नहीं रुका करती। जो जाग उड़ाते पानी बंदों के पीछे बहुत देर तक जमा होते हैं, वो बहुत ताकत से निकलते हैं। इक्की ने शानी को रोकने की कई नाकाम कोशिशें की और फिर बैरूनी दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार दी। अब शानी गली में थी। चौराहे की तरफ उसके झपटने का मंजर दीदनी था। ये एक ऐसी गैर बरी लपक थी जिसके तासुर को शायद लफ्जों में बयान ना किया जा सके। लोग मुड़ मुड़ कर हैरत से इसकी तरफ देखते थे और फिर दम बखूद रह जाते थे। वो हुजूम से टकराई, रास्ता बनाती, धक्के खाती, धक्के देती बढ़ती चली जा रही थी। फिर देखने वालों ने देखा कि एक नुसवानी जिस्म तड़प कर आगे बढ़ा और उसने खुद को रुस्तम पर बरसने वाली चमकीली लाठियों के सामने डाल दिया। कुछ देर के लिए जैसे हर शय दम बखूद रह गई। हर जानदार व बेजान शय ने अपनी सांसें रोक ली। लाठियों और छड़ियां बरसाने वाले हाथ भी रुक गए। बस दूर कहीं चलते जाने वाले लाउड स्पीकर पर यह नगमा गूंजता रह गया। बूहे बारियां ते कंधा टपके। फिर सबसे पहले सुर्ख कपड़ों वाले चौधरी कादरे की गजबनाक आवाज गूंजी थी, ओहो लो भाई देख लो, सारे आंखें खोल कर देख लो, ये ऊंची पग वाले चौधरी इरशाद की धी है ना? मेरी नजरें धोखा तो नहीं खा रही है ना? एक साथ बहुत सी आवाजें बुलंद हुई। लोग इनके गिर्द घेरा तंग करते चले गए। ताऊ शाम ने धाड़ कर कहा, लो भाइयों अब तो किसी को शक नहीं रहना चाहिए ना, ये है राम रुस्तम स्यार और ये है उसकी अराफा माशूक। दोनों हीर रांझा बनकर आपके सामने बैठे हैं। इन दोनों ने ही मिलकर हवेली में लाशें गिराई और हवेली को साड़ कर सवा किया। अब सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हो ना तुम लोग। शानी खड़ी हो गई। न जाने इसमें इतनी जुरात कहां से आ गई थी। वो रोते हुए बोली, मैं सल्ला वाले के मिजार के सामने बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूं। हवेली को आग किसी ने नहीं लगाई, किसी ने हवेली को जानबूझकर नहीं चलाया। वहां हर तरफ गोलियां चल रही थी। ज्यादा गोलियां हवेली वाले ही चला रहे थे। कोई गोली तेल के ड्रमों में लग गई और आग लग गई। ताऊ बोला, वाह वाह सुबहान अल्लाह, क्या बात है, क्या इश्क है। एक कातिल बदमाश की जान बचाने के लिए दौलत बीबी की पुत्री और चौधरी इरशाद की शर्मा वाली दी रानी सारी खलकत के सामने सफाइयां पेश कर रही है। इस सारे सीन की तो मूवी बननी चाहिए। वाह वाह। वो बोलती चली गई, पाक किताब लाकर मेरे सर पर रख दो। मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मेरे और रुस्तम के दरमियान कोई बात नहीं है, कोई ऐसा वास्ता नहीं जिसकी वजह से मुझे और मेरे बुजुर्गों को शर्मिंदा होना पड़े। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ अगर शानी की बात मुंह में रह गई। ताऊ ने गालियां बकते हुए से जोरदार धक्का दिया। वो रुस्तम के ऐन सामने गिरी थी। शानी जानती थी रुस्तम उसे यकटुक देख रहा था और देखता चला जा रहा था। शायद वो अपनी हिस्से बसारत पर यकीन करने की कोशिश कर रहा था। रुस्तम के ऐन सामने गिरकर शानी उसके चेहरे की तरफ देख रही थी।
लंबे गर्दालूद बालों ने उसके नकूश ढांप रखे थे। इन बालों के अंदर से उसकी आंखें चमकती दिखाई देती थी। इन खून से लुथड़ी आंखों में जैसे जिंदगी एक लहर की तरह सराइत करती जा रही थी। यूं लगता था कि ये आंखें बदतदरीज जिंदा हो रही हैं। शानी ने रोते रोते रुस्तम की तरफ देखा। फिर एक दर्द भरी आवाज बेसाख्ता इसके होंठों से निकली, रुस्तम, मुझे माफ कर दो। रुस्तम की आंखें कर्ब में डूब गईं। यूं लगा जैसे इस फिक्रे ने उसके जख्म जिस्म पर दवा रखने की बजाय तेजाब डाल दिया हो। इस फिक्रे के सबब जो अजियत उसने महसूस की थी वो उसकी आंखों में नमी ले आई थी। उसने खुश्क जख्मी होंठ मजबूती से भींच लिए। उनके गिर्द क़यामत का शोर था। कोई कह रहा था, मट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दो इन जानियों को। किसी ने कहा, पत्थर मार मार कर मार दो इनको। वो दोनों इन तमाम आवाजों और अजीतों से दूर हो गए। इन लम्हों में वो बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। शानी ने कर्म में डूब कर कहा, तुम्हें कहा था ना रुस्तम, मुझसे दूर हो जाओ, मेरी नहूसत तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें नहीं छोड़ेगी, मैंने कहा था ना। रुस्तम का अंदरूनी कर्ब बढ़ गया। इस बात ने पहली बात से बढ़कर उसे दुख पहुंचाया था कि नमी आंसू बनकर छलक गई और मट्टी में जज़ब हो गई। पर मैं कुछ नहीं कर सकती रुस्तम, मैं तुमसे ज्यादा बेबस हूं। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारे साथ मर सकती हूँ, पर मैं आ गई हूँ मरने के लिए। रुस्तम का कर्ब बेकरार हो गया। उसके जिस्म में पहली बार जुम्बश पैदा हुई। उसने धीरे धीरे से नफी में सारी लाया। इस मुख्तसर सी जुम्बश में ऐसी ताकत थी जिसे अल्फाज के आते में लाना नामुमकिन था। रुस्तम के जख्म जिस्म में कोई शय करवट ले रही थी, धीरे धीरे बेदार हो रही थी।